schemes for employment-linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, First-Timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. आपने ये स्पीच देखा होगा निर्मला सीतारमण जी का, जो कि यूनियन बजट 2024 को लेकर था। इसमें उन्होंने किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, गरीबों को लेकर और महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें कही है। ओवरऑल ये जो बजट था थोड़ा सा सोशल वेलफेयर को लेकर या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट्स को लेकर थोड़ा ज़्यादा फोकस था, बट इसके अलावा कई सारी बातें थी जो निर्मला सीतारमण जी ने इसमें कही और कुछ ऐसी बातें थी जो निर्मला सीतारमण जी ने नहीं कही। वो सारी बातों को लेकर इस पूरे बजट की हम एनालिसिस लेकर आए हैं, जो कि एक ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, एक कॉमन मैन के लिए और एक जनरल पर्सन जो कि इस पर्टिकुलर इकोनॉमी से जुड़ा है उसके लिए इस बजट में क्या रहा। सो इस होल बजट एनालिसिस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा वो बातें जो इस स्पीच में भी आपको समझ में नहीं आई होगी, या अगर आई होगी तो उसका इंटरप्रिटेशन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स आपके लिए। और सबसे पहला है कि मैं अभी इन्होंने जो स्पीच दिया है इस स्पीच का कंपैरिजन इनकी प्रीवियस स्पीच जो कि इनके एंटरिंग बजट फैब में आई थी उस पे करने वाला हूं। सो उन्होंने फैब में क्या कहा था, इनका जो फैब का इंटरिम बजट था, इनका फोकस था यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर, रीचिंग लास्ट माइल्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर, अनलिशिंग पोटेंशियल, ग्रीन एनर्जी, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर पे ये फोकस्ड है। बट इसके अगेंस्ट इस स्पीच की बात करूं जिसमें निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल जस्टिस की बात की है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज की बात की है, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट की बात की है, एंड देन यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटीज की बात की गई है। देन बात करें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के बारे में फोकस्ड है। सो ओवरऑल अगर इस बजट का कंपैरिजन प्रीवियस बजट से किया जाए ये तो थोड़ा सोशल वेलफेयर की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, और इस बजट में थोड़ा ऐसा फैक्टर नजर आ रहा है कि अगर ये बजट पहले आया होता तो हो सकता है आज जिस तरह का स्ट्रक्चर हमारे इंडिया में गवर्नमेंट का है, हो सकता है वो काइंड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रक्चर होता ऑफ द गवर्नमेंट। सो सबसे पहले शुरू करते हैं टैक्सेशन पे फ्रेंड्स। सो टैक्सेशन पे सबसे पहले आता है एसटीसीजी और एलटीसीजी, जिसकी सबसे ज्यादा बातें हुई है। कई लोग डिस्कशन करते नजर आए हैं, लोगों को लग रहा है कि ये नहीं होना था जो कि गवर्नमेंट ने किया है, एंड यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है उन लोगों के लिए जो कि स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए जो बेसिकली F&O या फ्यूचर ऑन ऑप्शंस में ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे STCG और LTCG बढ़ा दिया गया है। अब STCG एंड LTCG के बारे में लॉजिकली डिस्कशन किया जाए तो हमेशा गवर्नमेंट का मानना होता है कि लोग हमेशा लंबे समय के लिए पैसा लगाए, तो गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम रखती है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एक समय था जब तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ ही नहीं करता था, बट आज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है और वो थोड़ा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से कम होता है। अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर बजट में इन्होंने दोनों बढ़ा दिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पहले 15% हुआ करता था उसे बढ़ाकर 20% कर दिया फ्रेंड्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाना समझ में आता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों की जो स्पेकुलेटिव माइंडसेट है, अभी जो लोग F&O में या जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लिवरेज मनी जिस तरह से मार्केट में बढ़ रहा है उसको रिड्यूस किया जाए एंड लोगों का फोकस जो है लॉन्ग टर्म पर लाया जाए, यहाँ तक समझ में आता है। बट जैसे ही यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट किया और मार्केट में एक बहुत शार्प फॉल नजर आया ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स। सो अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% कर दिया गया है। बट इसमें एक और इनसाइट्स है फ्रेंड। इनसाइट्स ये है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले तब लगा करता था जब आपका प्रॉफिट जो है 1 लाख से ज्यादा हुआ करता था, बट इसकी भी लिमिट बढ़ा दी गई है। इसकी लिमिट कर दी गई 1.25, मतलब अगर 1.25
तक आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1.25 लाख होता है। पर इससे ज्यादा हुआ तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 12.5% के रेट से। अब नेक्स्ट अगर टैक्सेशन की बात करूं तो अगला टैक्सेशन जो कि इन्होंने इंपोज किया है, जो कि मैं उसके वेलकम करता हूं, आई एम रियली हैप्पी विद दैट, बिकॉज इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा इंपैक्ट पड़े कहां पर, एफएनडो पर। लगातार एफएनडो में बहुत स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज बढ़ती चली जा रही है, ओपन इंटरेस्ट एफएनडो का बढ़ता चला जा रहा है, वॉल्यूम लगातार बढ़ते चले जा रहा है। अब एफएनडो पे इन्होंने एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स फ्यूचर्स में बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है और ऑप्शंस में बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है। इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिले कहां पर, इस ट्रेडिंग एक्टिविटीज में जिसमें कि एफएनडो में लोग इन्वॉल्व है उन पर। हालांकि टोबैको का कंजम्पशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कई बार इस पर टैक्स इंपोज किए, बट वो कम नहीं हुआ। उसी तरह की कहानी है यहाँ पर एफएनडो की भी फ्रेंड्स। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में एक और असेट जो कि प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी को पहले कंसिडर किया जाता था कि अगर आप 3 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो प्रॉपर्टी को तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएगी, बट अभी यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा अगर आप होल्ड कर लोगे प्रॉपर्टी को तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएगी। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो था प्रॉपर्टी पर वो 20% था, उसको घटाकर यहाँ पर 12.5 कर दिया गया। तो फर्स्ट हैंड एट अ ग्लांस ये नजर आता है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम किया गया है ऑन प्रॉपर्टी, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट फ्रेंड्स यहाँ पर इंडेक्सेशन हटा दिया गया है। इंडेक्सेशन की वजह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो इफेक्टिव टैक्स लगता था वो कम हुआ करता था, जो कि अब जो 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन जो टैक्स लगने वाला है प्रॉपर्टीज पर वो ज्यादा होगा ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लूं कि 25 लाख का अगर आपने प्रॉपर्टी 2003 में परचेज किया हो या 4 में परचेज किया और उसे 24 में बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर 75 लाख होता है। तो अगर ये इंडेक्सेशन के साथ जाते हैं तो यहाँ पे 3.43 लाख का टैक्स बनता है, बट विदाउट इंडेक्सेशन जिसमें 12.5% का आप टैक्स दे रहे हो यहाँ पर आपको 9.38 लाख का आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो विदाउट इंडेक्सेशन जो 12.5% आपको जो कम नजर आ रहा है, बट वो 20% वाला जो टैक्स स्लैब है उससे ज्यादा यहाँ टैक्स पे कर रहे हो। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अब चलते हैं कस्टम ड्यूटी पर। अब कस्टम ड्यूटी की बात करें तो कस्टम ड्यूटी है कई प्रोडक्ट्स पे घटाई है और कुछ प्रोडक्ट्स पे कंप्लीटली वेव ऑफ की है फ्रेंड्स। सो अब कस्टम ड्यूटी जो है बेसिकली मोबाइल और मोबाइल ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट्स है या एसेसरीज है उस पर कम कर दी गई है, जिसकी वजह से इंपोर्ट ऑफ द मोबाइल प्रोडक्ट्स एंड द पार्ट्स एंड द एसेसरीज कम हो इसका कॉस्ट कम हो सकता है। साथ ही लेदर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। पर इसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट जिस पे कस्टम ड्यूटी को कंप्लीटली वेव ऑफ किया गया है उसमें आते हैं यहाँ पर लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर एंड 25 रेयर अर्थ एलिमेंट। इस पर्टिकुलर एक्शन का इम्पैक्ट यहाँ नजर आता है कि गवर्नमेंट का फोकस है कि ग्रीन एनर्जी पे हम लोग मोड हो या फिर न्यूक्लियर पावर पे हम लोग फोकस करें फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द हाउस होल्ड। साथ ही हम यहाँ बात करें अगले डायरेक्ट टैक्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर सबसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगा, मतलब उन्होंने जो टैक्स स्लैब में चेंज किए हैं वो चेंज किया है मिडिल क्लास के लिए, मुझे ऐसा नजर आता है। बिकॉज यहाँ पे जो प्रीवियस टैक्स स्लैब है, मतलब यहाँ पर न्यू रिजीम की मैं बात करूँ, ओल्ड रिजीम में यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किया गया है। न्यू रिजीम में गवर्नमेंट ने जो प्रीवियस स्लैब है, जो 0 से 3 लाख का जो स्लैब है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। 3 लाख से 7 लाख तक का जो स्लैब, 6 लाख 7 लाख का जो स्लैब है वहाँ पे 5% का टैक्स एप्लीकेबल है। मतलब 3 लाख तक की इनकम वाले को यहाँ पर टैक्स देना है। मतलब गवर्नमेंट का कहना है कि हर कोई टैक्स दे, भले थोड़ा थोड़ा दे, बट सबसे टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे गवर्नमेंट की नजर आती है। बट मिडिल क्लास जहाँ पर देखा जाए तो 6 लाख से लेकर 7 लाख यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है लिमिट। मतलब अभी जो 5% का जो टैक्स 6 लाख तक का लिमिट था, 6 लाख तक लगता था, अब वो 5% का जो 5% टैक्स जो है उसकी लिमिट बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। और उधर 7 से जो 9 लाख का लिमिट था 10% के टैक्स के लिए, वो 7 से जाके 10 लाख तक कर दिया गया। मतलब यहाँ पे जो मिडिल क्लास है जिसका ऑन एन एवरेज जो इनकम होता है 8 से 10 लाख के आसपास होता है, उन्हें रिलैक्सेशन देने की बात की गई है। ओवरऑल अगर लास्ट फ्यू बजट्स की बात करूँ तो यहाँ पर मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं था फ्रेंड्स। यहाँ पर मेजरली जो लोअर क्लास है या फिर अपर मिडिल क्लास है या हायर क्लास के लिए कुछ तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हर बजट में देखने को मिला था। बट इस बजट में यहाँ पर फोकस किया गया है मिडिल क्लास पर, जो कि मिडिल क्लास के इन हैंड सैलरी या इन हैंड इनकम उन्हें देने की कोशिश की गई है यहाँ पर। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि पिछले 10 साल पहले चेंज बढ़ा था, जो कि 50,000 के आसपास था, उसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। तो अगेन यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन के थ्रू उनका कोशिश किया जा रहा है कि एट द एंड जो मिडिल क्लास है उसके हैंड में कुछ पैसा बचेगा। और 10 लाख की इनकम पर कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास जो है 17,000 तक का टैक्स बचा पाएगा एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग और देयर एस्टिमेट्स।
सो दिस इज व्हाट फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। इसके अलावा एज सच मेजर चेंजेस नहीं है, पूरा जो फोकस है वो केवल मिडिल क्लास के लिए है। अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास के लिए कोई चेंजेस यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा नहीं देखने को मिले फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की। तो ऐसा बोला जा रहा था कि इकोनॉमिक के रिगार्डिंग निर्मला सीतारमण जी ने कुछ बात नहीं किया है, बट यस फ्रेंड्स, जो इंटरिम बजट में बात की गई थी 11.11 लाख करोड़ का कैपेक्स बाय द गवर्नमेंट, उसे एज इट इज रखा गया है। हालांकि यहाँ पर ऑलरेडी गवर्नमेंट कई सारे कैपेक्स कर चुकी है लास्ट फ्यू बजट्स में, तो वहाँ पर अभी उतना स्पेस नहीं बनता है। बट यस, एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्रिएटिंग और कमिंग अप द कैपेक्स इन द इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर जो कैपेक्स की बात करें तो 11.11 लाख करोड़ का जो कैपेक्स है, उसमें जो अगर मेजरली बात करें तो यहाँ पर रेल एंड रोड्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। एंड रेल एंड रोड जो है बेसिकली यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस्ड है, और इसका यहाँ पर 46% जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस है, या 46% जो है रेल एंड रोड्स पर ही जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि जो लॉजिस्टिक्स में जो कॉस्ट एंड टाइम लग रहा है उसे रिड्यूस किया जाए। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स ओरिएंटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड कंपनीज को थोड़ा यहाँ फायदा देखने को नजर आ रहा है। अब यहाँ किसको कितना ग्रोथ यहाँ देखने को मिला है, इस पे हम आते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ रोड ट्रांसपोर्टेशन का जो कैपेक्स है वो 2.9% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। वहीं बात करें रेलवे का, वो 5% से बढ़ा है। डिफेंस में 8.6% का ग्रोथ हमें कैपेक्स में देखने को मिला है। अगर मैं प्रीवियस ईयर, मतलब नॉट विद द इंटरिम बजट, में प्रीवियस ईयर से कंपेयर करूं तो, और यहाँ कम्युनिकेशन टेलीकॉम जिसमें सबसे ज्यादा कैपेक्स बढ़ा है जो कि 19.6% है। इसके साथ साथ हाउसिंग एंड रूरल डेवलपमेंट में भी 7.9% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है ऑन दिस होल बजट। सो अब ये हाउस एंड रूरल डेवलपमेंट में इसलिए क्योंकि PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 यहाँ पे गवर्नमेंट ने जिक्र किया है अंडर देयर सोशल एंड वेलफेयर रिफॉर्म्स, उसकी वजह से यहाँ कैपेक्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। अब कैपेक्स में जो PLI स्कीम्स है वहाँ पर 77% का ग्रोथ देखने को मिला है यहाँ पे फ्रेंड्स, और इसमें सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो टेक्सटाइल में देखने को मिला है जहां पे 9 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है। अब ओवरऑल अगर सारे सेक्टर्स पे डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाएगा, लिमिटेशंस की वजह से हम थोड़ा यहाँ पे फोकस करते हैं कि मेजर रिफॉर्म जो गवर्नमेंट ने किए उस पर हम बात करें। सबसे पहला है यहाँ पे न्यू असेसमेंट मॉडल लाने की बात की गई है MSME क्रेडिट्स के लिए। देन SIDBI टू ओपन अ ब्रांच अक्रॉस दी ऑल मेजर SMEs क्लस्टर्स, यहाँ पर SIDBI को यहाँ पर ये टास्क मिला है। देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात की गई फॉर एग्रीकल्चर्स, यहाँ पर सेटिंग अप 24 मेगावाट्स का एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लेकर आने वाली है गवर्नमेंट, जो कि बिहार में लाने वाली है। यहाँ पर स्पेशल फोकस किया गया है फॉर प्रमोटिंग स्पिरिचुअल एंड रीजनल टूरिज्म अक्रॉस द इंडिया, स्पेशल फोकस ऑन बिहार एंड ओडिशा टूरिज्म। अब बात करें डिजिटाइजेशन ऑफ अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स बाय द GIS टेक्नोलॉजी, एंड देन ये वो मेजर डेवलपमेंट्स है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई सेक्टर्स को इंपैक्ट करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर इसी तरह से ये नजर आता है कि गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पर इकोनॉमी पर नजर आ रहा है। अभी बात करते हैं सोशल वेलफेयर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर सोशल वेलफेयर के लिए सबसे मेजर जो फोकस किया है MSMEs पे किया है, जो कि युवाओं के लिए किया है। तो MSMEs को क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत MSMEs के थ्रू युवाओं को लोन देने की बात की गई है, जिसमें कि विदाउट एनी कोलेटरल और थर्ड पार्टी गारंटी के थ्रू उन्हें लोन मिल जाएगा। साथ ही ये जो लोन की लिमिट है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। अब ये जो लोन तो लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती है फ्रेंड्स। कई बार देखते हैं हम लोग कि लोन्स अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन MSME लोन अप्रूव नहीं हो पाते। अगर अप्रूव होना स्टार्ट हो जाए तो ये जो स्कीम्स है इसका फायदा लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है अपस्किलिंग कोर्सेज के लिए युवाओं को 10 लाख तक का लोन देने की बात की है, जिसमें कि वहां पर 3% का सब्सिडी गवर्नमेंट इन्हें देने वाला है। साथ ही गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेनिंग सेंटर 1000 ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश करने की बात की, जिसमें कि लगभग 60,000 करोड़ का खर्चा आ सकता है, जिसमें 30,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, 20,000 करोड़ जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, और 10,000 करोड़ जो है यहाँ पर जो है जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, उनके CSR एक्टिविटीज में ये कंसिडर किया जाएगा। और इसके साथ साथ 21 से लेकर 24 साल के जो युवा है उनके लिए उनको 12 महीने का इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगा वेरियस 500 कंपनीज के अंडर में गवर्नमेंट अप टू 1 करोड़ यूथ। एंड इसके थ्रू गवर्नमेंट यहाँ पर युवाओं को
5,000 का स्टाइपेंड भी देने वाला है। तो यहाँ पे यूथ के लिए थोड़ा सा फोकस किया गया है। अब हम बात करते हैं किसानों के लिए यहाँ पर क्या किया। तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर डेवलपमेंट्स के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने 1.52 लाख का प्रोविजंस रखा है, और जिसके थ्रू यहाँ पर सीड एंड द फर्टिलाइजर्स एंड द नेचुरल एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया है। उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट ओवरऑल देखा जाए ये जो बजट है थोड़ा सा सोशल वेलफेयर को लेकर, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर या गरीबों को लेकर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा है। इम्पैक्ट ऑन दी मार्केट, इस पर्टिकुलर बजट का इम्पैक्ट मार्केट पर कैसा आया। सो अगर मैं बात करूँ लास्ट फ्यू बजट्स में 21, 22, 23 में, तो यहाँ पर बाजार में पॉजिटिविटी देखने को मिली थी, और 2020 के बजट्स में गिरावट थी जो कि 2.7% की गिरावट शो किया था। इस बजट में भी बाजार ने 2.7% की गिरावट शो किया है, बट ऑल ऑफ सडन ये रिकवरी भी आया है ओवर द इंट्राडे इटसेल्फ। सो 2.5% की गिरावट के बाद बाजार जो है बजट के बाद 11% की गिरावट शो किया था। बट यहाँ पर जिस तरह का रिफॉर्म्स, जिस तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, कैपेक्स नजर आ रहा है, हमें नजर आता है कि हालांकि निर्मला सीतारमण जी ने अपनी स्पीच में उतना जिक्र नहीं किया इन बातों का, बट ओवरऑल गवर्नमेंट जिस मुद्दे को लेकर या जिस ग्रोथ प्लान को लेकर या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर चल रही है उस पर वो बनी हुई है। और हमें लगता है कि ये जो गिरावट आई थी कल, या जिस तरह के जो हिकअप्स आते रहते हैं बाजार में, वो एक बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए। इस वीडियो में मैंने जो भी बातें कही है ये पूरी निर्मला सीतारमण जी की जो स्पीच थी वहां से थोड़ा क्रक्स निकाल के लाए हम लोग, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना पाए, ताकि आप बेटर डिसीजंस ले पाए, आप चीज़ों को समझ पाए। और इसी से जुड़े हुए छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिसपे कि मैं डिटेल में कुछ शॉर्ट वीडियोस लाने वाला हूं, जैसे कि टैक्सेशंस को लेकर, डायरेक्ट टैक्स को लेकर, या फिर कस्टम ड्यूटी को लेकर, या मैं बात करूं कैपिटल गेन टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी को लेकर, तो इस पर शॉर्ट वीडियोस लाने वाला हूं। तो उन वीडियोस के लिए आप प्लीज़ बने रहिए इंदिरा सिक्योरिटीज़ के साथ। और अभी पर्टिकुलर ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, तो कि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले। बिकॉज इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें कई सारी मेहनत लगती है हमारे बैकएंड पर, इस पूरे सिस्टम में जो लोग लगे हुए हैं आपके लिए इस तरह के कंटेंट लाने में, उन्हें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी थोड़ा कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।